हम क्लास 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका जो मॉडल पेपर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है। तो मॉडल पेपर सेकंड जो है वो अनसॉल्व्ड है, वो सॉल्व नहीं किया हुआ है, उसको आपको स्वयं से करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं आज इसको सॉल्व कराऊंगा और इसमें जो सेक्शन सी आपका ग्रामर है, लगभग देखा जाए तो 18 से 20 नंबर आपका ग्रामर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एक एक दो दो नंबर का होता है और एक एक लाइन दो दो लाइन का ऐसे रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, इजी रहता है। और यहाँ से हम नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो चलिए हम मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करते हैं, एक एक करके ग्रामर वाला सेक्शन देखते हैं क्या है। देखिए पहले कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। कह रहा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है यू सेड टू राधा, ये यहाँ पे कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम स्टडिंग। तो ध्यान देना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका कुछ नियम है, आपने पढ़ा जरूर होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन करवाते चलता हूँ, थोड़ा बहुत समझा भी दूँ कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा, एक कामा के पहले जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम इनके स्थान पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आने वाला जो आगे रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम क्रमशः चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? जैसे प्रेजेंट के जिस भी टेंस में होगा उसको पास्ट के उसी टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर ये वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके जस्ट एक बाद वाला पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। सेम इसी तरह से अगर फ्यूचर में ये वाला होता है फ्यूचर में तो विल की जगह वुड का प्रयोग, सेल की जगह शुड का प्रयोग कर देते हैं और कोई चेंजेस, ये जनरल नियम है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम जैसे ज्यों का त्यों ही रख देते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्रमशः टोल्ड में, या फिर अगर यहाँ पे सेड, जैसे यहाँ पे देखिए यू है, हम यहाँ पे कुछ नियम और भी आपको लगता है, जैसे यहाँ का जो सब्जेक्ट है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन दोनों बन रहा है तो हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इस सेट को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, यू सेड टू राधा, तुमने राधा से कहा आई एम स्टडिंग, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, में पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी कोई एक व्यक्ति है वह राधा से अपने खुद के लिए कहता है, जैसे मैं किसी से कह रहा हूँ, मान लो मैं राधा से कहता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं अपने लिए बोला हूँ ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति मुझे क्या कहेगा कि तुमने राधा से कहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे तुमने राधा से कहा तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यू यहाँ पे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो भी यू, जो कि सेकंड पर्सन होता है, यहाँ भी सेकंड पर्सन। तो जब दो सब्जेक्ट सेम सेम बन रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट पे जो अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस सेट टू को हम सेट टू ही रहने देते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू सेड टू राधा, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। तो यू सेड टू राधा, यू सेड टू राधा, ये टोल्ड, ये तो ऑप्शन गया, इसमें भी है। यानी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यू सेड टू राधा है। अब ध्यान देना, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम लगाएंगे कंजंक्शन दैट, तो हमने दैट लगा दिया। फिर आई एम स्टडिंग, अब ये कौन सा टेंस है, इज एम आर, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा रहा है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, तो इसमें एम है तो एम की जगह अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, यू में कन्वर्ट होगा। ये तो यू में कन्वर्ट होगा तो यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो किस सेंटेंस में वर है, यहाँ पे देखा जाए सेकंड वाला ऑप्शन, यू सेड टू राधा दैट यू वर स्टडिंग, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये नियम आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर भी मैं सारे कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लाइब्रेरियन टोल्ड मी दैट आई कुड कीप दिस बुक विथ मी, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द लाइब्रेरियन टोल्ड मी, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना टोल्ड मी दे रखा है,
दैट आई कुड कीप दिस बुक विथ मी, यानी ये ऑलरेडी डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट ढूंढने के लिए कह रहा है, क्योंकि डायरेक्ट में टोल्ड आता नहीं है, इनडायरेक्ट में टोल्ड आता है। यानी ये सेंटेंस कैसा है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि कंजंक्शन इसमें दैट भी लगा है और साथ ही कुड भी लगा है, जो कि कैन का सेकंड फॉर्म होता है। यानी ये डायरेक्ट स्पीच ना होके इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमको इनमें से ये ढूंढना है कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच था। तो ध्यान देना, ये टोल्ड मी है, तो मी के पहले टोल्ड का मतलब क्या, सेड रहा होगा, यानी द लाइब्रेरियन सेड टू मी रहा होगा, तो हम उसको ढूंढ लेते हैं, द लाइब्रेरियन सेड टू मी कहाँ होगा। तो अगर हम इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो टोल्ड मी ये हो नहीं सकता, सेस ये तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, टोल्ड टू मी, द लाइब्रेरियन टोल्ड टू मी, टोल्ड तो चेंज किया जाता है तो यही नहीं होगा, तो बचा क्या, द लाइब्रेरियन सेड टू मी। देखिए यहीं से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि यही सही होगा, हमें आगे चेक भी नहीं करना पड़ा, ठीक, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे। देखिए द लाइब्रेरियन सेड टू मी ये हो गया, कामा नोटेड कामा लगेगा, दैट हटेगा, आई कुड कीप। देखिए जब मॉडल का प्रयोग होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल का प्रयोग होता है, तो मॉडल में जैसे कैन है तो कैन की जगह हम कुड का प्रयोग करते हैं, तो कुड यहाँ पे है, यानी ये पहले कैन रहा होगा, तो कैन इस ऑप्शन में भी है, यू कैन कीप दिस बुक विथ यू, सेम का सेम ऐसे ही आपका पढ़ा रहेगा, बस कुड किस में कन्वर्ट होता है, कैन में, तो कैन से ये कुड। तो फिर से बता दूं कि ये आपका इनडायरेक्ट दिया है, आपको इसमें से डायरेक्ट ढूंढना है, तो हमने यहाँ से पहले ही ऑप्शन में निकाल लिया, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो सेंटेंस दिया है, एज डायरेक्टेड सीधा विद इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में निर्देशित किया गया है। यानी अगर हम देखें तो जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को जोड़ना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। जब इसको हम ध्यान से समझते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल बिगेंस, जो लोग होते हैं, बिगेंस शुरू करते हैं, टू रिसाइकिल, रिसाइकिल में होता है रिसाइकिल करना, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, उसको हमने फेंक दिया, अगर उसी का हम पुनः इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो रिसाइकिल करना कहलाता है, उसका हम पुनः इस्तेमाल करें तो क्या कहलाता है, रिसाइकिल करना कहलाता है। तो यही कह रहा है, जब लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं, दे जनरेट, तो वे उत्पन्न करते हैं, जनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करता है, वे उत्पन्न करते हैं, मच लेस मीन्स बहुत कम, ट्रेस मीन्स कूड़े कचरे को, तब ये बहुत कम कूड़े कचरे को उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जब लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं तो कूड़े कचरे का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जब लोग, यहाँ पे देखिए पीपल बिगेन टू रिसाइकिल, लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये है कि लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं, दे जनरेट मच लेस ट्रेस, तो ये कम कूड़े कचरे का इस्तेमाल करते हैं या फिर कम कूड़ा कचरा उत्पन्न करते हैं। तो हम सिंपली अगर अपने शब्द में बोले तो हम यही तो कहेंगे कि जब लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं तो कम से कम कूड़ा कचरा इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने पहले लगाया, कहने का मतलब व्हेन पहले आएगा, तो क्या ऑप्शन में कहीं व्हेन है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में व्हेन है, लेकिन हम सबको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन पीपल बिगिन टू रिसाइकिल, जब लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं, दे जनरेट, तो उत्पन्न करते हैं, मच मीन्स कुछ, लेस मीन्स कम, ट्रेस मीन्स कचरा, तो कम से कम कचरे का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि हमें उसको पुनः इस्तेमाल करना है, रिसाइकिल करना है, तो कम से कम आप प्रदूषण या फिर कचरा करने का प्रयास करोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका से इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। बात क्लियर है, आपको सेंटेंस को अपने भाव में समझ के बनाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, इसी में अथवा करके है, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम, ही फिनिश्ड उसने खत्म कर लिया, हिज वर्क अपने कार्य को, एंड वेंट और गया, होम घर पे। इसको ब्रैकेट में दे रखा सिंपल सेंटेंस, हमें साधारण वाक्य में बनाना है। ध्यान देना, साधारण वाक्य में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है ही फिनिश्ड, उसने खत्म कर लिया, जो काम हो चुका होता है वो हम समझते हैं कि कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे जो चीज़ हमारे पास हो चुकी होती है तो हैव का, जाहिर सी बात इसमें हैव का प्रयोग होगा, और काम है तो हैविंग आएगा ही आएगा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिर उसके बाद क्या, एंड वेंट होम, और घर चला गया। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहला हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, थर्ड वाला कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको एक बात बता दूं कि इसमें आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में एक ज़रूरी बातें हैं इससे रिलेटेड,
क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह से टिक करवा रहा हूँ तो आपको ये पेपर जो है आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अदर सेंटेंस इस टाइप से आएगा तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए आपको नियम पढ़ना पड़ेगा। तो उन नियमों को मैं पढ़ाने के लिए कब वीडियो लाऊंगा इसके बारे में मैं अभी लास्ट में चर्चा करूंगा, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सको। क्योंकि अब यहाँ पे पूरी हर एक चीज़ को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा। ये मॉडल पेपर है तो सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर भी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा लूँ। तो कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, और ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव डिग्री। हमें इसे सकारात्मक डिग्री में यानी पॉजिटिव डिग्री में लेके चलना है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि हमें अपने शब्दों में उसको इस तरह से बनाना है कि मतलब वही रहे लेकिन चेंज ना हो, और इनके जो बातें हैं जो इनके बारे में कहा गया है वो पॉजिटिव ही रहे। जैसे मिस्टर वर्मा के बारे में क्या कहा गया, मिस्टर वर्मा इज अ वाइजेस्ट, मिस्टर वर्मा बुद्धिमान आदमी है इन द कंपनी में, यानी मिस्टर वर्मा कंपनी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हैं। तो हम इसको इस तरह से बना देंगे कि मिस्टर वर्मा के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, यानी मिस्टर वर्मा बुद्धिमान है तो मिस्टर वर्मा बुद्धिमान रहे। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर वर्मा, पहले आप खुद से समझिएगा, मिस्टर वर्मा क्या कह रहा है, मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, मिस्टर वर्मा इस कंपनी में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इस कंपनी में मिस्टर वर्मा से बुद्धिमान कोई नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मिस्टर वर्मा जैसा बुद्धिमान हो। तो कोई भी नहीं का मतलब इसमें नो अदर मैन का जिक्र होगा ही होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें पहले वाले सेंटेंस को, तो पहला वाला सेंटेंस क्या कहता है, नो अदर, कोई भी नहीं, मैन व्यक्ति, इन द कंपनी, इस कंपनी में, कोई भी व्यक्ति कंपनी में, नो मीन्स नहीं है, अदर मैन दूसरा व्यक्ति, यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, इन द कंपनी इस कंपनी में, इज एज मीन्स जैसे कि, वाइज बुद्धिमान है, एज जैसे कि मिस्टर वर्मा, यानी मिस्टर वर्मा एज, वाइज एज का मतलब उनके ही जैसा, मिस्टर वर्मा के जैसा इस कंपनी में कोई और दूसरा बुद्धिमान नहीं है। एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ऐसा बोलने से मिस्टर वर्मा के बारे में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम पहले इस सेंटेंस भी कह रहा था कि मिस्टर वर्मा सबसे बुद्धिमान है, जब हमने यहाँ पे कहा कि इस कंपनी में कोई भी दूसरा नहीं है जो मिस्टर वर्मा के जितना बुद्धिमान हो, तो ये भी मिस्टर वर्मा की ही तारीफ कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया। बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए नो अदर यहाँ पे भी है, मैन इन द कंपनी इज वाइजर दिया है, देन यहाँ पे कंपेयरिंग वर्ड है, तुलना नहीं करना है। यहाँ पे हम तुलना, देन एक कंपेयरिंग वर्ड है कि तुलना करेगा उनके हमारे बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, आए, यहाँ पे जो है एज वाइज का मतलब जैसा, यानी उनके जैसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसी में अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा, 2-2 नंबर के लिए पूछता है। कह रहा है इवन अ लार्ज आंट में किल अ बिग एलिफेंट, इवन अ लार्ज आंट में किल अ बिग एलिफेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बड़ी जो चींटी होती है वो में भी किल शायद मार सकती है अ बिग एलिफेंट, एक बड़ी हाथी को। ये कहना चाहता है शायद एक बड़ी जो चींटी होगी, एक बड़ी चींटी एक बड़े हाथी को मार सकती है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, और वो भी यहाँ पे ध्यान देना दिया है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, देखिए सिंपल सी बात है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। मैं आपको लिख के बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये है आपका, कह रहा है इवन अ लार्ज आंट may kill a big elephant। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमने ये लिखा है, एक सेकेंड, देखिए हमने यहाँ पे लिखा इवन अ लार्ज आंट मे किल अ बिग एलिफेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें पता है सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, फिर एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर V3
बाय इज यूज्ड, यानी हमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो सबसे पहले हम पहले ढूंढ लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या, भी समझ जाओगे। इवन अ लार्ज आंट, ये जो पार्ट है इवन अ लार्ज आंट, ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। और काम क्या हो रहा है इसमें, किल, किल करने का ये काम हो रहा है। और यहाँ पे साथ में दिया है बिग एलिफेंट। अब बिग एलिफेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी कोई भी लेटर पहले कैपिटल लिखते हैं, अ बिग एलिफेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे जाता है बाई बन के, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, पीछे बाई बन के लग जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लिखेंगे क्या, बाई। अब ये वाले पार्ट को हम पूरी तरह से लिख देंगे, इवन अ लार्ज आंट। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया। ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट पीछे जाता है तो बाई लगता है। अब ध्यान समझिए, सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दिया है वर्ब वो यहाँ पे क्या लिखा है, मे किल। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे मेन फॉर्म किल का है, तो किल की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम देखिए पाइसिव वॉइस बनाते समय हमेशा याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो एलिफेंट यहाँ पे बचा क्या, मे बी शायद हो सकता है किल्ड, मे बी किल्ड बाय इवन अ लार्ज आंट, ठीक है। बस यहीं से आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ बिग एलिफेंट मे बी किल्ड बाय इवन अ लार्ज आंट। बात क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने। ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच। ईच ऑफ द प्लेयर, प्रत्येक खिलाड़ी परफॉर्म करते किए हैं वेल, अच्छे से इन द मैच, यानी प्रत्येक खिलाड़ियों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, क्योंकि ईच ऑफ द प्लेयर सब्जेक्ट, फिर परफॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपके दिमाग में आएगा, कहोगे सर ये तो थर्ड फॉर्म हो सकती है। हाँ थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड फॉर्म में अगर प्रेजेंट का होता है तो हैज आता है, पास्ट का होता है तो हैड आता है। ऐसा कुछ हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम उसके सेकंड फॉर्म बनाते हैं और वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ध्यान देना, वेल इन द मैच, इस सेंटेंस तो ऑलरेडी करेक्ट हमको वैसे ही दिख रहा है कि वेल इन द मैच, कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्म सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे कोई कमी हो सकती है, ईच कोई दिक्कत नहीं। ऑफ द प्लेयर, अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन है, ईच ऑफ द प्लेयर, यहाँ प्लेयर ना होकर यस होना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी की बात हो रही है। तो एक की बात में उसमें कई खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ यस लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। ईच ऑफ द प्लेयर हैड हो नहीं सकता, ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पे यस लगाना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमें करेक्ट ही करना है। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, मून जो चंद्रमा होता है, डिड नॉट अपीयर नहीं दिखाई पड़ता इन द स्काई, आकाश में, फॉर सेवरल डेज कुछ दिनों के लिए, इन द रेनी सीजन बरसात के दिनों में। चंद्रमा आकाश में बरसात के सीजन में कुछ दिनों के लिए दिखाई नहीं पड़ता। अब इसे मिस्टेक ढूंढना है, ध्यान देना। मून है, चंद्रमा, ठीक है। डिड नॉट लगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, क्योंकि इसी में डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ना सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में अपीयर लगा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिड है, यहाँ तक क्लियर है। इन द स्काई, आकाश में भी राइट है। फॉर सेवरल डेज, इनमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं। इन द रेनी सीजन, यानी ये सेंटेंस पूरी तरह से राइट है। अगर ये सेंटेंस कहीं पे मिल गया तो मैं उसको सही कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दिया है कुछ गलत है तो कुछ इसमें मिस्टेक्स होगी। अब यहाँ पे अगर मिस्टेक्स को देखा जाए, ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है मून, मून में क्या है, चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा। और ये चंद्रमा की बात की जा रही है, तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये एकदम राइट है। अब इसमें देखते हैं कौन सा राइट या कौन सा रॉन्ग है। पहला दिया मून विल नॉट, ये तो हो नहीं सकता, विल कहाँ से आ जाएगा जब डिड नॉट है। द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द, या देखिए ये वाला सेंटेंस सेम टू सेम है, बस मून के आगे दा लगा है। जब कोई भी मेन खास चीज़ होती है तो उसके आगे दा लगाते हैं, इससे कॉमन नाउन हो जाता है, तो उसके लिए भी हम दा ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मून जो हो गया ये प्रॉपर नाउन की संज्ञा में भी आता है। तो जो कोई मुख्य चीज़ें जो होती हैं, जैसे चाँद हो गया, सन हो गया, इन सब के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं।
तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चीज़ें देखिए, हैव है, इसमें हैड है, ये सब तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस टेंस में है टेंस वही रहेगा, थोड़ी बहुत परिवर्तन होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस। यहाँ पे कह रहा है ये, यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन सो एज द मेक देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इस कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका इस्तेमाल करने के बाद ये जो मीनिंग दे रहा है, ये गेट रीड ऑफ, ये जो मतलब है इसका, इसके मतलब को इसमें व्याख्या कौन कर रहा है, कौन सेम टू सेम बता रहा है, इसका मतलब ये है। बात क्लियर है? यानी ऐसा सेंटेंस इसमें से ढूंढ के बता दो जो इसके मीनिंग को क्लियर कर दे, जो इसके मीनिंग को क्लियर कर दे। तो यहाँ पे दिया है गेट रीड ऑफ। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने को हम गेट रीड ऑफ कहते हैं। तो छुटकारा पाने का मतलब क्या, तो इस जो सेंटेंस है ना, ये चारों पांचों, इनमें से हमें ये ढूंढना है कि कौन सा लाइन छुटकारा पाने को दर्शा रहा है। तो पहला देखते हैं, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग। देखिए ये ऑलरेडी राइट होगा। टू डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब होता है सॉल्व कर देना, ऑफ समथिंग मीन्स कुछ को, यानी टू डिस्पोज ऑफ समथिंग का मतलब ये होता है कोई मामले को शांत कर देना, सही कर देना, कोई मैटर को सलटा देना। तो ये एग्जैक्ट आपका गेट रिगिड ऑफ का समानार्थी, यानी इसके अर्थ को, भाव को बता रहा है। गेट रिगिड ऑफ का मतलब ये होता है कि इससे किसी चीज़ से छुटकारा पाना, और टू डिस्पोज ऑफ समथिंग का मतलब होता है मैटर को सेटल कर देना, ठीक कर देना, यानी कोई भी दिक्कत अब नहीं है, जो भी परेशानियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कीप वंस हेड अबव वाटर। ये मज़ेदार है, कीप रखना चाहिए, कीप रखो, वंस हेड किसी के सर को, अबव वाटर पानी पे, किसी के सर को पानी के ऊपर रखो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक मुहावरे की तरह है। पानी के ऊपर का मतलब ये है कि पानी जो है उसको पूरी तरह से डुबा चुका है, बस पानी के ऊपर उसका सर ही किसी तरह से बचा है, यानी बस वो सांस ही ले पा रहा है यानी बस ये समझो कि मरने से बच गया है। तो इसका सेंस कौन सा दे रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका लास्ट में, टू ब्रीथ फ्रीली। टू ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेने के लिए, फ्रीली मीन्स स्वतंत्र। अब आप कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर मुंह निकालना, तो इसका मतलब होगा कि फ्री यानी स्वतंत्र रूप से सांस लेना, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ये गलत है। ये कुछ मुहावरे टाइप की चीज़ें हैं, तो इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस कहने का मतलब ये है कि किसी परेशानी में था, ये परेशानियाँ इसको इतनी घेर ली हैं कि ये बस इसका सर एकदम समझ लो कि पानी के ऊपर ही है, यानी कह सकते हैं कि इसका मतलब मुसीबत से बाहर आने को हम कह सकते हैं कि मुसीबत में फंसे थे, थोड़े से बाहर आ गए। तो सेंटेंस इसमें देखिए पहला क्या है, टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। टू स्टे आउट मीन्स बाहर निकल जाना, ऑफ ट्रबल मीन्स परेशानियों से। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, परेशानियों से बाहर निकलना, यानी हम जो यहाँ पे वर्ड कह रहा है कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी के ऊपर सरकाना, यानी टू स्टे आउट ऑफ द ट्रबल हो जाएगा। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एडवांस्ड, डायनेमिक। ये दोनों के समानार्थी का मतलब ये है जो समान अर्थ देते हों। जैसे हमने कह दिया कमल, कमल एक फूल है, हम उसको पुष्प भी तो बोल सकते हैं, सुमन भी तो बोल सकते हैं। तो सेम इसी तरह से समानार्थी शब्द जो एक ही मतलब देता हो। तो पहला यहाँ पे आपका एडवांस, ठीक है। तो एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे एडवांस की बात की जाए तो एडवांस का मतलब थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा दूँ। देखिए हमने कहा एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि अब आपको ऐसा कोई इससे रिलेटेड हमको मीनिंग देनी है, वर्ड देनी है जिसका मतलब आगे बढ़ना हो। सिनोनिम्स का मतलब ये होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो सिनोनिम्स है कुछ मुख्य होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब भी आगे बढ़ना। हम कह सकते हैं पुश ऑन, पुश ऑन मीन्स होता है धक्का दे के आगे बढ़ाना। या फिर हम कह सकते हैं प्रमोट, प्रमोट करना, ठीक है, हम प्रमोट भी कह सकते हैं। या फिर हम और अगर शब्दों में देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो गया। बूस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हमने कह दिया बूस्ट, बूस्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इस पर, ये वाला पोर्शन जो मैं लिख रहा हूँ, इसका आपको PDF मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है मैं PDF बना के डाल दूंगा। बात क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें होंगी एडवांस का? प्रोसीड, पुश ऑन, प्रमोट, प्रोग्रेस और साथ में बूस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो सिंपली समझ सकते हो, बूस्ट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ाना, तो एडवांस का मतलब भी वही। फिर सेकंड देखते हैं आपका क्या है। सेकंड कह रहा है डायनेमिक। डायनेमिक, तो अगर हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कोई गति उत्पन्न करे। समझ में आ रहा है? जैसे कोई ऐसी पावर हो जाए, कोई ऐसी एनर्जी हो जो किसी चीज़ में गति उत्पन्न कर दे, उसे हम डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो डायनेमिक के बारे में यहाँ पे डायनेमिक तो अगर हम डायनेमिक की मीनिंग निकालें तो हम कह सकते हैं गति उत्पन्न करने वाला, गति उत्पन्न करने वाली शक्ति, गति उत्पन्न करने वाली शक्ति। बात क्लियर है? गति उत्पन्न करने वाली शक्ति कह सकते हैं। अगर हम इसका सिनोनिम से देखें जो इसका सेम मतलब दिखाता है, तो सेम मतलब वही होगा कि जो गति उत्पन्न करे या एक प्रकार की एनर्जी दिखाए, तो हम एग्रेसिव बोल सकते हैं। जैसे एग्रेसिव, ध्यान देना आपको एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। मैं कई सारे मीनिंग्स दे रहा हूँ ताकि आप याद रखिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक भूल जाए तो दूसरा याद रहे। हम इफेक्टिव लिख सकते हैं, इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभाव डालने वाला। हम चेंजिंग भी लिख सकते हैं, यानी परिवर्तनशील, चेंजिंग। ठीक है, हम इसमें अगर देखा जाए तो फोर्सफुल भी कह सकते हैं। फोर्सफुल मतलब शक्ति से भरा हुआ, फोर्सफुल। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस बातों को समझते चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा। फोर्सफुल, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसकी हो गई? डायनेमिक की। बात क्लियर है? ये डायनेमिक की आपकी क्या है? सिनोनिम्स है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एंटोनिम्स है, ये एंटोनिम्स का मतलब ये होता है कि विपरीत अर्थ देने वाला, असमानार्थी शब्द जो उल्टा मतलब निकाले। इसमें हमने समान देखा था, अब ये उल्टा मतलब, जैसे हम कहते दिन तो बोलेगा रात, हमने कह दिया हार तो बोलेगा जीत, ये उल्टा मतलब निकालने वाला इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? ह्यूमेन, दूसरा है आपका कॉरेज। तो ह्यूमेन एक एक करके हम देखते हैं। पहला है आपका ह्यूमेन, ध्यान देना ह्यूमन नहीं ह्यूमेन है। बात क्लियर है? अगर हम ह्यूमेन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ह्यूमेन की बात करते हैं और सेकंड हमारा आपका है कॉरेज, तो ह्यूमेन का अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो ह्यूमेन का मतलब जैसे ह्यूमैनिटी जिसके अंदर हो, हम कह सकते हैं दयाशील हो या फिर दयावान हो। बात क्लियर है? हम दयाशील लिख सकते हैं कि जिसके अंदर दयाशीलता उसे हम ह्यूमन कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर दया है, ह्यूमन है, तो इसका उल्टा क्या होगा? निर्दयी होगा। ठीक है, पापी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम ह्यूमन का एंटोनेम से देखें, एंटोनेम से विपरीत शब्द, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कह दिया दया है तो नफरत भी हो सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेटफुल। क्या बोल सकते हैं? हेटफुल। और एक होता है ब्रूटल, एक वर्ड होता है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? गुस्से वाला। ठीक है, एक होता है क्रूएल यानी निर्दयी। क्या होता है? क्रूएल, निर्दयी। एंड सबसे अच्छा होता है आपका, जैसे ह्यूमन है तो हम इनह्यूमन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनह्यूमन, इनह्यूमन। बात क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई। जैसे हमने कहा ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब दयाशील, तो दयाशील का उल्टा क्या होगा? नफरत करने वाला, जिसके अंदर दया का भाव ना हो। तो हेटफुल हो गया, ब्रूटल हो गया, क्रूएल हो गया, निर्दयी, इनह्यूमन हो गया। बात क्लियर है? इनह्यूमन का मतलब होता है अदयाशील। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स हो गया। इसी में एक और एंटोनिम्स आपका दे रखा है, यहाँ पे है कॉरेज। कॉरेज मीन्स क्या होता है? साहस होता है। ठीक है, तो कॉरेज के बारे में देखते हैं। कॉरेज, कॉरेज मीन्स क्या होता है? साहस। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, साहस का उल्टा होगा। साहसी का मतलब जिसे हम बहादुर कहते हैं, तो हम क्या इसको कमज़ोर बोल सकते हैं, डरपोक बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं
डर वाला बोल सकते हैं, मुलायम भी बोल सकते हैं अगर देखा जाए के हिसाब से। तो कोरेज के जो एंटोनेम्स हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि जैसे डर से भरा हुआ, तो डर से भरा हुआ को हम क्या बोल सकते हैं? फियरफुलनेस, 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 ठीक है ना, फियरफुलनेस हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? कमज़ोर बोल सकते हैं, यानी कमज़ोर का मतलब वीकनेस, वीकनेस एक वर्ड होता है जो बुक लगभग फॉलो करती है। हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टनेस बोल दो, ठीक है। सॉफ्टनेस का मतलब मुलायम, मुलायम का मतलब ये होता है कि जो बहुत कोमल दिल का हो, ठीक है, उसके अंदर उतनी बहादुरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी, यहाँ पे कैमरा नहीं देख रहा था मैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम है ना, इस वजह से पूरा नहीं देख सकता। मैं आपको जूम हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो फियरनेस हो गया, वीकनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया। बात क्लियर है? तो एक बार मैं इनको आपको फिर से क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने देखा था एडवांस, सिनोनिम्स आगे बढ़ना, प्रोसीड था, पुश ऑन था, प्रमोट था, प्रोग्रेस था, बूस्ट था। फिर डायनेमिक का मतलब होता है गति उत्पन्न करने वाली कोई एनर्जी हो। तो एग्रेसिव हो गया, ये सब सिनोनिम्स है। इफेक्टिव हो गया, चेंजिंग हो गया, फोर्सफुल हो गया। डायनेमिक का मतलब गति, कोई शक्ति उत्पन्न करे, तो चेंजिंग का मतलब परिवर्तन करने वाला, फोर्सफुल ये सब हो जाएगा। फिर इन दोनों का पूछा था आपका एंटोनिम्स, ह्यूमन मतलब दया वाला, तो निर्दयी यहाँ पे होगा हेटफुल, ब्रूटल, क्रूअल, इनह्यूमन। फिर आपका है कॉरेज, कॉरेज का मतलब साहस होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? डरपोक होगा। तो फियरफुलनेस हो गया, डर से भरा हुआ, वीकनेस कमजोर, सॉफ्टनेस यानी बहुत ही कोमल हृदय का कह सकते हैं आप। तो ये सब एंटोनेम्स हो गया, ये सब सैनोनेम्स हो गया। बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू bring आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। कह रहा है इस वर्ड जो यहाँ पे है ना, इसका इस्तेमाल करके अपने शब्दों में बनाइए और इनका डिफरेंस मीनिंग निकालिए इन दोनों से। क्योंकि ध्यान देना, इसे भी हम हार्ट बोलेंगे, इसे भी हम हार्ट बोलेंगे। HEART इसका मतलब दिल होता है, HURT इसका मतलब होता है नुकसान पहुँचाना। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, हमें इसको इस तरह से सेंटेंस में ढालना है कि दोनों अपने अपने मीनिंग बताएं, दोनों अपने अपने अर्थ को बताएं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सेंटेंस बना दो जिसमें ये दोनों वर्ड आ जाएं। चाहे तो एक ही में दोनों को डाल दो, ए भी अलग अलग दिया था, आप अलग अलग सेंटेंस में भी इनको डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे पहला आपका हर्ट, ठीक है ना, पहला आपका क्या है? हर्ट। देखिए हर्ट, हर्ट मीन्स क्या होता है? हृदय, हृदय होता है। तो हार्ट को अगर हम सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय है, दिल है, एक मांसपेशियों का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हम हृदय पेशियां कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि द हार्ट, ठीक है ना, द हार्ट, ह्यूमन हार्ट लिखो या कोई भी लिख दो, हार्ट हार्ट होता है। द हार्ट, द हार्ट इज अ, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हम कह सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है ना। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। और क्या कह सकते हैं हम? ये एक सेंटेंस हो गया, आप इतना लिख देंगे हो जाएगा। और भी अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे हम कह दें कि मनुष्य का जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप की तरह कार्य करता है, वो खून उनको भेजने का काम करता है। तो सिंपली अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट वर्क्स, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन का जो दिल है, हार्ट है, वर्क्स लाइक अ पंप, कह सकते हैं लाइक अ पंप। जो मनुष्य का दिल वो एक पंप की तरह कार्य करता है, जो भेजने का काम करता है। भेजने का मतलब क्या? सेंडिंग। ह्यूमन हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, ठीक है। सेंडिंग ब्लड, जो काम क्या करता है? ब्लड भेजता है। कहाँ पे? अराउंड, अराउंड योर बॉडी, टू हम कह सकते हैं कि जीवित रखने के लिए, कीप यू अलाइव। बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इतना आप लिख दो, हो गया। और भी बनाना चाहते हो तो आप बना दो, ह्यूमन हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप
यहाँ तक छोड़ दो तब भी ठीक है। और भी लिखना चाहते हो तो बोल दो सेंडिंग ब्लड, जो खून को भेजता है अराउंड योर बॉडी, हमारे अराउंड में चारों तरफ, योर बॉडी हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर में हर जगह भेजता है। टू कीप रखने के लिए, यू अलिव हमें जीवित रहने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। बात क्लियर है। तो इसी में एक और है आपका हार्ट, तो हार्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो दे रखा आपका हार्ट, हार्ट समझते हैं इसको, हार्ट को, वो हार्ट हमारा दिल था। इस हार्ट का मतलब होता है दुख देना, दुख देना या फिर तकलीफ देना। तो अगर हम इस हार्ट को कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमने कह दिया अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, जैसे अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो हो सकता है उसके कारण से किसी को दुख हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो उसको दुख होगा। तो हम इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटेंस में, जैसे हमने कह दिया इफ़ यू हर्ट, इफ़ यू हर्ट, किसी को हम समवन बोल सकते हैं, समवन। इफ़ यू हर्ट समवन, आप कॉमा भी लगा सकते हो, तो हम कह सकते हैं यू केज, कारण डाल सकते हैं, यू केज देम टू फील, यानी महसूस कर सकते हैं, टू फील पेन। बात क्लियर है। इफ़ यू हर्ट समवन, यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, यू काज, तो तुम्हारे कारण से, देम उसे, टू फील पेन, दर्द महसूस होगा। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हो तो आपकी वजह से उसे तकलीफ होगा, उसे हर्ट होगा। तो इसको हम सेंटेंस में डाल दें। इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, यू हर्ट मी, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस में आप इसको ढाल सकते हो। बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है फोर्थ वाला है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, यानी एक वर्ड हमें देना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो वर्ड है ना, इनके लिए एक वर्ड, यानी इनके लिए हमें एक शब्द रख देना है, कोई भी एक शब्द। एक शब्द का मतलब ये है कि जैसे देखिए अगर हम ये कह दें कि जिसका पति ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, विधवा, ठीक है। जिसका पति ना हो उसको विधवा। अगर हम कहते हैं जिसकी पत्नी ना हो तो एक वर्ड में हम उसको क्या बोल देते हैं, विधुर। हमने कह दिया जिसके माता पिता ना हो तो एक वर्ड में आप उसको क्या बोल दोगे, अनाथ। तो ऐसे इसमें भी इस वर्ड का एक शब्दों में व्याख्या कर देना। पहला है वन दैट लिव इन वाटर, कहता वन, जो, कोई, वन का मतलब एक कह सकते हो, दैट, जो कि लिव्स रहता है इन वाटर, पानी में, जो पानी में रहता है उसे हम क्या बोल सकते हैं। ध्यान देना, इसके लिए मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ। जैसे कहा है वन, ए वाला है आपका, वन दैट लिव्स इन वाटर, वन दैट लिव्स इन वाटर, उसको बताना है जो पानी में रहता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें ये पानी में रहने की बात कर रहा है, तो अगर हम समझते हैं तो कुछ जल, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी रहते हैं जो पानी में ना रह करके वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे, यानी ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम केवल और केवल पानी की बात करें तो ऐसे जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं। जो जल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय जीव। तो जलीय जीव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल का मतलब ये होता है जलीय, जलीय जीव। बात क्लियर है। अब ध्यान देना, जरूरी थोड़ी ना है कि आपसे केवल पानी का पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों में रहे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, वाटर एंड लैंड, यानी जमीन और पानी दोनों पे रहे। तो ऐसे जीव जो जमीन यानी थल और जल दोनों में रहते हैं उन्हें हम उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो उभयचर होते हैं। उभयचर को हम कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर। बात क्लियर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जरूर नहीं पानी का ही पूछ सकता है दोनों में, तो आप एम्फीबियन याद रखिएगा, ठीक है। उभयचर यानी एम्फीबियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, अगला जो बी वाला कह रहा है, कह रहा वन हु इज न्यू टू अ
प्रोफेशन, इसका मतलब ये है कि जो अभी अभी कोई व्यक्ति हो जो कि इज न्यू नया है टू अ प्रोफेशन मीन्स होता है किसी व्यापार में, किसी व्यवसाय में। कोई व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय में नया है, सिंपली बताइए जो नया है उसको हम क्या बोलते हैं? नौसिखिया ही तो बोलते हैं। तो जो किसी व्यापार में नया होगा उसको क्या बोलेंगे? नौसिखिया बोलेंगे। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? नौसिखिया, नौसिखिया। अब आप कहोगे सर ऐसे हिंदी में तो लिखना नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नौसिखिया क्या आप इंग्लिश लिख लीजिए। नौसिखिया को क्या बोलते हैं? नोविस। क्या? नोविस। नोविस मीन्स नौसिखिया, ठीक है। जो प्रोफेशन में नया हो, कोई भी काम करने में नया हो तो उसे हम नौसिखिया बोलते हैं। नौसिखिया को इंग्लिश में हम नोविस बोलते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यूज 3, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपको दिख जाए। यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, यहाँ 3 नहीं देना चाहिए था, सिंपली समझिए। इडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया है, कह रहा है इसका इस्तेमाल करके आप अपने ओन सेंटेंस, इडियम्स और फ्रेज, ठीक है, अपने सेंटेंस में इस तरह से ढाल दो कि जो क्लियर मीनिंग दे, यानी अच्छा सा मीनिंग एक हमको दे दे। एक सेंटेंस में उसको ढाल देना है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? थ्रो, थिक एंड थिन। सेकंड क्या है आपका? किथ एंड किन। बात क्लियर है? तो हम एक एक को समझते हैं ये क्या है। थ्रो, थिक एंड थिन। पहले तो आप इसका मतलब समझिए, थ्रो, थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है। थ्रो, थिक एंड थिन का मतलब ये होता है कि सुख दुख में या फिर मुसीबत में, सुख दुख में या फिर मुसीबत में साथ रहना। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सुख दुख या फिर मुसीबत में साथ रहने को, यानी सुख दुख को हम क्या बोलते हैं? थ्रो, थिक एंड थिन बोलते हैं। बात क्लियर है? तो इसको इस तरह से सेंटेंस में ढाल दो कि मतलब भी इसका चल जाए, कोई सेंटेंस भी बन जाए। तो हम इसको क्या बना सकते हैं बताइए? जैसे हमने कह दिया कि मैं तुम्हारे हर एक थिक एंड थिन में साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारे थिक एंड थिन के लिए खड़ा रहूँगा। थिक एंड थिन का मतलब सुख दुख में, यानी आपको सुख रहे तब भी साथ रहूँगा और दुख रहे तब भी साथ रहूँगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कह दिया वी विल, वी शैल, वी शैल। यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, जब आपको विल शैल में कन्फ्यूजन ना, आई वी के साथ शैल ही लगता है, आप इस तरह से करेंगे वी, यहाँ पे डबल एल, वेल हो जाएगा। क्या? विल। अब इस व्हील का यहाँ पे देखिए विल हो जाएगा। विल का मतलब ये है कि अब ये सामने वाला डिसाइड करेगा कि विल है कि शैल। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वी शैल स्टैंड हम लिख देते हैं, वी शैल स्टैंड बाय यू। वी शैल स्टैंड, हम खड़े रहेंगे, बाय यू, तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। कब खड़े रहेंगे? ये लिख देते हैं थ्रो, थिक एंड थिन, वी शैल स्टैंड बाय यू थ्रो, थिक एंड थिन। ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम इसको और भी लिखना चाहें, जैसे हमने कह दिया किसी की वाइफ होती है तो हमेशा सुख दुख में साथ रहती है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए मैं कहते हैं हिज, उसकी पत्नी जो है उसके सुख दुख में ईमानदारी से साथ रहती है, तो हमने क्या कह दिया? हिज वाइफ, हिज वाइफ, हिज वाइफ स्टक, हिज वाइफ स्टक फैथफुल, 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 FAITH। हिज वाइफ स्टक फैथफुल, हम यहाँ फुल्ली भी कर सकते हैं, फैथफुल्ली टू हिम, टू हिम। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, स्टक डटी रहेगी, फैथफुल्ली ईमानदारी पूर्वक, टू हिम, उसके लिए। कब? जब वो किस में होगा? थ्रो, थिक एंड थिन में होगा, थ्रो, थिक एंड थिन। बात क्लियर है? तो हिज वाइफ स्टक फैथफुल्ली टू हिम थ्रो, थिक एंड थिन। आप चाहे इसको करो चाहे इसको, एक ही कोई करना है, सब नहीं करना है, एक ही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1 से 2 एग्जाम्पल सब में दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से बना सको, ठीक है ना। चलिए एक और इसमें है, इसको भी समझते हैं। अगला जो है
यहाँ पे देखिए ये किथ एंड किन है, किथ एंड किन। तो हम इसको समझ लेते हैं, किथ एंड किन को, ये बी वाला है, किथ एंड किन। अब यहाँ पे समझिए, किथ एंड किन का मतलब होता है कि सगे संबंधी, सगे संबंधी। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ठीक। सगे संबंधी, किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। अब इस सगे संबंधी को हम किस तरह से सेंटेंस में ढाल सकते हैं, जैसे हमने कह दिया हमारे सगे संबंधी हमेशा मान लो हमारे शादी में थे, हमेशा हमारा साथ देते हैं, या कुछ कुछ भी आप ढाल सकते हो। मान लो जैसे मैंने कह दिया आल माई किथ एंड किन, किथ एंड किन, मेरे सभी आल माई, मेरे सभी किथ एंड किन का मतलब सगे संबंधी, मेरे सभी सगे और संबंधी वर थे, क्योंकि पास्ट में रहेगा ना, थे बोलेंगे। तो आल माई किथ एंड किन वर कहाँ थे, एट द, जब कोई स्थान दिखाते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं, एट द मैरिज बर्थडे, कुछ भी डाल दो, एट द बर्थडे पार्टी, मान लो बर्थडे पार्टी किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ मी, ठीक है ना। देखिए ऑल माई किथ एंड किन, मेरे सभी सगे संबंधी वर थे एट द बर्थडे पार्टी पर विथ मी, मेरे साथ, मेरे सभी सगे संबंधी बर्थडे पार्टी पर मेरे साथ थे। बस हो गया, यही आपको करना था, ठीक है ना। और इसका देखिएगा जो स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप नोट करके पढ़ सकते हैं। ये आपका पार्ट सेकंड है जो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको सेकंड का और थर्ड का मैं एक साथ वो अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इसमें आपको समझाना पड़ेगा। अब ऐसे बना दूंगा तो आप रट्टा तो मारोगे नहीं, तो कुछ बेहतरीन तरीके से बताऊं ताकि आप खुद से बनाना सीख जाओ, ठीक है ना। तो इसके दूसरे का और तीसरे का मैं एक साथ बना दूंगा। तो अभी ये पार्ट 2 है ना, मॉडल पेपर 2 है, तो ये जो आपका मॉडल पेपर 3 है ये वाला, ये मॉडल पेपर 3 शाम तक इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आज शाम तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जब ये पूरा हो जाएगा दोनों मॉडल पेपर, उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एंटोनेम्स, सैनोनेम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, हम एक वीडियो लाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और उसमें मेथड भी बताएंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर में इतना ज़्यादा समय नहीं रहता, ऑलरेडी समय ज़्यादा हो जाता, समझाते समझाते हर चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो कोई अगर स्पेशल टॉपिक हमें पढ़ना तो उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा, यानी हमें स्पेशल उसमें सिर्फ उसी की बात करें, किसी और चीज़ की बात ना करें, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।